स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका श्रीकरणी एकेडमी एंड एजुटेक के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आई एम योर फिजिक्स एजुकेटर महावीर। चलिए बच्चों, तो क्लास 12th का तीसरा चैप्टर चल रहा था अपना विभव, और उसमें हमने विद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में अध्ययन कर लिया था और देख लिया था कि विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। उसके बाद मैंने आपको जाते जाते ये बताया था कि भाई वर्क डन जो होता है वो कैसे निकालते हैं अगर किसी का घूर्णन हो रहा है। ठीक है, ट्रांसलेशनल चल रहा है यानी सीधा चल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके लिए तो नॉर्मल जो आपके पास तरीका है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट आप कर देते हो, लेकिन अगर घूर्णन हो रहा है तो घूर्णन के लिए आपको पता है आपके पास बलाघूर्ण आता है, बल की जगह आ जाता है बलाघूर्ण, और विस्थापन की जगह आ जाता है कोणीय विस्थापन। क्या जाता है? कोणीय विस्थापन। यहाँ पे हमने अपनी चर्चा खत्म की थी। और बलाघूर्ण को टाउ से करते हैं और इसको डी थीटा से करते हैं। छोटा सा जो वर्क डन आता है वो डी डब्ल्यू आता है, और पूरे के लिए आपको 0 से W है तो यहाँ पर θ1 से θ2 तक डिस्प्लेसमेंट जो होता है कोणीय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वो लेना है और वर्क डन निकाल देना है। चलिए अब हम बात करते हैं इसी की। तो आते हैं अपने चैप्टर। तो एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। इम्पोर्टेंट भी है, एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, तो आराम से इसको देखना है, समझना है, और समझ के ऐसा कोई भी सवाल आए तो आप कर सको, इतना अपने आप को कैपेबल बना देना। यदि कोई विद्युत द्विध्रुव समरूप विद्युत क्षेत्र के साथ विक्षेप की स्थिति में रखा हुआ है, मैं सारे डायग्राम को यहाँ बना रहा हूँ, नेक्स्ट स्लाइड में फिर आपको बताऊंगा कि कैसे। समरूप विद्युत क्षेत्र मतलब एक समान विद्युत क्षेत्र है। विद्युत द्विध्रुव मतलब मैंने पिछली क्लास में बता दिया था, माइनस और प्लस का एक पेयर है जिनके मैग्नीट्यूड इक्वल है, नेचर अपोजिट है, बीच की डिस्टेंस कुछ भी है जो कि 2a ले लिया है। ये थीटा कोण पे रखा हुआ है, तो इस पर जो बलाघूर्ण लगेगा वो कितना लगेगा? टाउ, वो लगेगा आपके पास, उसको टाउ लिखते हैं PE sin थीटा। टाउ लगता है PE sin थीटा। इस स्थिति में d थीटा कोणीय विस्थापन देने पर किया गया कार्य हो जाएगा टाउ d थीटा। dw छोटा सा कार्य। अब इसको देखते हैं कैसे। तो यहाँ पर इस तरह का आपके पास एक विद्युत क्षेत्र है जिसमें एक द्विध्रुव ऐसे रखा हुआ है, ये माइनस है और ये वाला प्लस है। अब ये थीटा एंगल पे रखा हुआ है। अब इसको मैं छोटा सा d थीटा डिस्प्लेसमेंट अगर देता हूँ, छोटा सा d थीटा डिस्प्लेसमेंट देता हूँ, तो मान लेते हैं कि अब नई जो पोजीशन आएगी वो यहाँ आ जाएगी। इंटीग्रेशन हमेशा क्या करते हैं, छोटे के लिए करते हैं और उसका इंटीग्रेशन करते हैं तो वो टोटल जो सिस्टम होता है, टोटल जो वर्क डन होता है या टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी टोटल आता है वो उसके इक्वल आ जाता है। तो छोटा सा वर्क जो करूँगा dw वो करूँगा टाउ d थीटा। ठीक है साहब। अगर मुझे वर्क करना है 0 से लेकर w तक, और अगर मैं θ1 से θ2 घुमा रहा हूँ इसको, तो ये वाला फॉर्मूला। अब यहाँ पर आपकी फिजिक्स तो हो गई ख़त्म, अब शुरू हो जाएगी मैथ, इंटीग्रेशन, पूरा का पूरा इंटीग्रेशन आएगा। हम जानते हैं कि नेक्स्ट स्टेप यहाँ से हम जानते हैं कि टाउ इक्वल्स टू PE sin थीटा। इन टर्म्स को भी अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। P द्विध्रुव आघूर्ण होता है, द्विध्रुव आघूर्ण होता है, प्रीवियस क्लास को थोड़ा सा याद कर लो। E विद्युत क्षेत्र होता है, और थीटा जो होता है वो द्विध्रुव आघूर्ण व
विद्युत क्षेत्र के मध्य का कोण होता है। ठीक है साहब, सारी बातें तो समझ में आ गई आप लोगों को। अब करना क्या है, अब इंटीग्रेशन करना है सर। ये हो जाएगा सर dw का इंटीग्रेशन हो जाएगा w और लिमिट आ जाएगी 0 से w। इधर टाउ की जगह क्या करोगे सर, पहले तो वैल्यू रख देंगे, बिल्कुल बच्चों रखना ही पड़ेगा वैल्यू। टाउ की वैल्यू रखेंगे PE sin थीटा और d थीटा। ठीक है सर, dw है यहाँ पे, अपर लिमिट w, लोअर लिमिट 0, तो यहाँ पे तो w आ जाएगा। इधर आ जाएगा देखो PE कॉमन आ जाएगा, सॉरी बाहर आ जाएगा, कॉमन क्या आएगा, कांस्टेंट है तो ये θ1 ये θ2, अंदर रह जाएगा साइन थीटा d थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है कॉस थीटा और माइनस के साथ, तो w आ जाएगा PE, यहाँ पर आएगा माइनस कॉस थीटा, लिमिट है θ1 से थीटा। तो अब देखिए w इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस टाइम ऑफ PE, माइनस बाहर, अंदर अपर लिमिट कितनी cos θ1 माइनस लोअर लिमिट cos थीटा, अपर लिमिट cos θ2 सॉरी, और लोअर लिमिट cos θ1। इसको अगर ये कवर हो रहा है तो मैं नेक्स्ट स्टेप जो है ऊपर लिख रहा हूँ टॉप पे राइट साइड में, सॉरी लेफ्ट साइड में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, w इक्वल्स टू PE cos θ1, क्योंकि माइनस अंदर जाएगा तो इसको प्लस बना देगा और इस वाले को माइनस, cos θ1 माइनस cos थीटा, ये आपको ब्रैकेट में बंद करके लिख देना। आधी रात को भी पूछे तो पता होना चाहिए वर्क डन कितना होता है, PE cos θ1 माइनस cos θ2। बस किसी भी द्विध्रुव को रोटेट करने में, घुमाने में, किसमें, विद्युत क्षेत्र के अंदर। तो ये वाली बात, और इसके साथ साथ ये वाला, तो आपको सबसे पहले तो हेडिंग लगानी है एग्जाम में ये, उसके बाद ये थ्योरेटिकल चीज़ लिखना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ये वाली चीज़ लिखना, और नेक्स्ट आपको यहाँ से इस तरह से करते हुए, ये फ़ोटो बनाते हुए, इसके बाद ये थ्योरी लिखते हुए, ये सारी चीज़ें आपको करनी है, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं। तो PE cos θ1 माइनस cos θ2, माइनस क्यों आया पता होना चाहिए। यहाँ पर ये होता है, ये माइनस माइनस बाहर आके फिर आ गया माइनस, फिर अंदर चला गया तो cos θ1 माइनस cos θ2, यानी ये वाला माइनस बाहर लोगे तो θ2 माइनस θ1 है, माइनस अंदर ले लोगे तो θ1 माइनस θ2। चलिए अब कुछ स्पेशल केस देखते हैं, केसेज या इनको बोलते हैं विशेष स्थितियाँ। विशेष स्थिति कौन कौन सी होती है सब, तो सबसे पहले तो फॉर्मूला लिख दो, स्थितियाँ तो बाद में देखते रहेंगे। तो साहब फॉर्मूला है PE cos θ1 माइनस cos थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, अभी तक तो कुछ भी नहीं है। चलिए तो वर्क डन निकालना है, या मैं निकालता हूँ, यदि θ1 कितना हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, θ1 0 हो जाए, या सॉरी θ1 0 हो जाए, हाँ, और θ2 90 डिग्री हो जाए। θ1 0 एंड θ2 90 डिग्री, यानी 0 से 90 डिग्री तक घुमाने में, तो ये हो जाएगा W PE θ1 की जगह हो जाएगा cos 0 माइनस cos 90, cos 0 माइनस cos 90। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा PE cos 0 कितना होता है 1, cos 0 कितना होता है साहब 1 होता है, cos 90 0 होता है, तो आंसर आ जाएगा W इक्वल्स टू P इंटू।
चलिए साहब, सेकंड स्थिति यहाँ देखते हैं। कुछ नहीं, थीटा की वैल्यू रखी, कोई बड़ी साइंस यूज नहीं की है, 9th की क्लास की साइंस यूज की। थीटा 1 0 है बट थीटा 2 180 डिग्री है, तो यहाँ से देखिए W क्या आएगा, आएगा PE cos 0 माइनस cos 180 डिग्री। तो W आएगा PE cos 0 कितना होता है 1 माइनस cos 180 होता है -1, तो W आएगा 2PE, कितना आएगा 2P। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, स्पेशल केसेस वाली पूछी जाती है। और बाकी तो कुछ भी हो सकता है, अगर थीटा 1 0 है, थीटा 2 थीटा है तो 1 माइनस कॉस थीटा आ जाएगा, इसकी जगह 1 आ जाएगा, या थीटा है तो कॉस थीटा आ जाएगा। चलिए, तो ये बात है। अब ये स्पेशल केस है जो आपके बुक RBSC से ही लिया गया है, ये जहाँ पे आपको पता होगा, तो वहाँ से भी बता दूँ कि 3 स्थिति ये तो दे रखी, थीटा 1 से थीटा 2 घुमाया जाता है तो ये आता है, ठीक है। थीटा 1 0 है, थीटा 2 90 है तो ये आता है, और थीटा 1 0 है, थीटा 2 180 है तो 2P आता है। तो कई बार ये पूछा जाता है कि 0 से 90 घुमाने में और 0 से 180 घुमाने में किए गए कार्य का अनुपात कितना होगा, तो 0 से 90 घुमाने में किया गया कार्य PE और 180 वाले का 2PE, तो अनुपात होता है 1:2। एक सवाल एक बार पूछा गया था ऐसा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बाह्य विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के बारे में। अब हम बात करते हैं बाह्य विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के बारे में। तो देखिए, स्थितिज ऊर्जा याद कीजिए प्रीवियस लेक्चर, कोई भी सिस्टम अनंत पे है, अगर मैं उसको इस विद्युत क्षेत्र के अंदर ले आता हूँ, चाहे वो आवेश है चाहे वो बहुत सारे आवेश हैं, तो यहाँ पर जो होगी उसकी स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन तो जीरो, जो परिवर्तन होगा, क्योंकि यहाँ पर तो जीरो होगा, यहाँ पर कुछ ना कुछ यू भी होगा, तो यू बी माइनस जीरो यू बी, तो जो परिवर्तन आता है वो स्थितिज ऊर्जा के बराबर ही आ जाता है। यानी यहाँ से यहाँ लाने में जो मैं कार्य करूँगा बच्चों, यहाँ से यहाँ लाने में जो कार्य करूँगा वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट मैं 10वीं बार रिपीट कर रहा हूँ पिछले कई लेक्चर्स के अंदर। तो अब इसको समझते हैं हम। विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के तुल्य है जो द्विध्रुव को अनंत से उस स्थिति तक लाने में करना पड़ता है। अनंत से उस स्थिति तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसको क्या बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। अब देखिए, विद्युत क्षेत्र में शून्य ऊर्जा की स्थिति से किसी विशेष स्थिति तक द्विध्रुव को ले जाने में अर्थात घुमाने में किया गया कार्य उस द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। यानी किसी पर शून्य स्थितिज ऊर्जा है, ऐसा पॉइंट जहाँ पर स्थितिज ऊर्जा शून्य है, ठीक है, उसको अगर किसी पॉइंट तक अपन जो है घुमा रहे हैं थीटा पे, तो जो कार्य हमको करना पड़ता है एक्सटर्नल एजेंट की वजह से जो कार्य करना पड़ता है, एक्सटर्नल एजेंट की वजह से जो कार्य करना पड़ता है उसको क्या बोलते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। या फिर वो कार्य किसमें संचित हो जाता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। चलिए, आपकी बुक का जो डेरिवेशन है उसको ध्यान से देखिए, तो इस चित्र को ध्यान से देखिए। आप क्या कह रहा है, अनंत है, यहाँ पर एक द्विध्रुव था इस तरह से, प्लस और माइनस बीच की दूरी, इसको मैं धीरे 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 लेके आया विद्युत क्षेत्र के अंदर, यहाँ पर लेके आया। ओके, अब इसको यहाँ से यहाँ लेके आया, पर एक बात मुझे समझ आई कि जब Q यहाँ आएगा तो -Q यहाँ तक आ जाएगा। कितना एक्स्ट्रा आ जाएगा भाई साहब, 2a एक्स्ट्रा आ जाएगा, ध्यान दीजिए, -Q 2a एक्स्ट्रा आएगा। अगर ये यहाँ आ गया है तो ये वाला 2a एक्स्ट्रा आ जाएगा इधर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। माइनस पर फोर्स लगता है विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, यानी इस डायरेक्शन में,
प्लस पर फोर्स लगेगा विद्युत क्षेत्र की दिशा में, और ये वाली डायरेक्शन है द्विध्रुव आघूर्ण की। मैंने बताया था माइनस से प्लस की ओर होती है दिशा। तो ये डायग्राम अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। यानी इस स्थिति से इस स्थिति तक हम ले आए, अनंत से यहाँ तक ले आए हैं इस सिस्टम को। अब जो कार्य करना पड़ेगा वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो जल्दी से देख लीजिए विद इन 5 मिनट। चित्र से स्पष्ट है कि जब विद्युत द्विध्रुव को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाया जाता है तो प्लस क्यू पर बाह्य स्रोत तथा माइनस क्यू पर विद्युत क्षेत्र कार्य करता है। यहाँ माइनस क्यू चूंकि 2a अधिक दूरी तय करता है, अतः माइनस क्यू पर विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया अतिरिक्त कार्य जो होगा, माइनस क्यू पर विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया अतिरिक्त कार्य क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा माइनस क्यू पर बल इंटू बीच की दूरी। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस क्यू पर बल माइनस क्यू ई, बीच की दूरी 2a, बीच की दूरी 2a, दोनों आवेशों के मध्य की दूरी 2a, और द्विध्रुव आघूर्ण होता है q इंटू 2a। तो यहाँ पर देखो ये q e इंटू 2a है, तो q और 2a को लिख सकता हूँ p, तो p इंटू e हो जाएगा, ठीक है ना, p इंटू e बन जाएगा। अब ये चीज़ क्या कह रही है कि माइनस क्यू पर बाह्य। अब ध्यान दीजिए भाई, विद्युत क्षेत्र इधर है साहब, तो कल का लेक्चर याद कीजिए, ये प्लस वाला ये माइनस वाले पर बल लगेगा इस डायरेक्शन में, विद्युत क्षेत्र के विपरीत, तो विद्युत क्षेत्र के विपरीत बल लगेगा। यानी विद्युत क्षेत्र खुद चाहता है कि माइनस इधर आ जाए, लेकिन इस पर विद्युत क्षेत्र बल लगाएगा इधर, विद्युत क्षेत्र पॉजिटिव पर फोर्स लगाता है दूर, तो विद्युत क्षेत्र चाहता है कि इधर चला जाए, तो हम क्या करेंगे, इसको इधर लेके आएंगे। तो हम बाह्य होंगे ना, तो हम किस पे काम करेंगे, प्लस वाले पे काम करेंगे। माइनस वाले पे कौन काम करेगा, विद्युत क्षेत्र को, विद्युत क्षेत्र खुद इसको ले आ रहा है। विद्युत क्षेत्र कितना एक्स्ट्रा ले आ रहा है, 2a एक्स्ट्रा ले आ रहा है, तो उतना वर्क हो जाएगा, तो q इंटू 2a, तो माइनस क्यू इंटू 2a इंटू ई हो जाएगा, कितना वर्क डन, और यही कार्य क्या हो जाएगा, द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। तो माइनस पी क्या हो जाता है, द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा हो जाती है। चलिए ये कितनी हो जाती है, विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा हो जाती है माइनस पी। आरबीएससी के अंदर ही है ये डेरिवेशन, एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, तो मेरा फर्ज था आपको बताने का, क्योंकि बोर्ड में तो वो जो बुक में है वही सही है। चलिए तो क्या आ जाएगा, माइनस पी हो जाएगा, क्योंकि q इंटू 2a को p लिख दूंगा। नेक्स्ट देखिए, अब अनंत से द्विध्रुव को इस प्रकार लाया जाता है कि थीटा कोण पर है। अगर थीटा कोण पे है भाई साहब, तो थीटा कोण पर विस्थापित करने में और इसको कार्य करना पड़ेगा, उस कार्य को भी जोड़ना पड़ेगा, ठीक है साहब। तो स्थित होता है, तो विचार करने के लिए द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के समांतर स्थित थीटा कोण पर घुमाने में अतिरिक्त कार्य पर विचार करते हैं। तो अतिरिक्त कार्य कौन सा होगा, मान लो कि विद्युत द्विध्रुव ऐसे है, माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, इसको अगर मैं यहाँ पर ये 0 पे है, अभी तो विद्युत क्षेत्र के साथ है, इसको मैं थीटा कोण तक घुमा दूँ, ये माइनस क्यू ये प्लस क्यू, तो कार्य कितना करना पड़ेगा सर, अभी आपने बताया था पीई कॉस थीटा 1 माइनस कितना हो जाएगा कॉस थीटा 2, पीई कॉस थीटा 1 कितना है, थीटा 1 0 पे है, स्टार्टिंग में कहाँ है 0 पे है, तो कॉस थीटा 1 हो जाएगा 1, फिर कहाँ है थीटा पे है, तो हो जाएगा कॉस थीटा ये वाला, ठीक है सर। ये कार्य एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो टोटल कार्य तो यही होगा पी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, कॉस 0 माइनस कॉस थीटा, कॉस 0 हो जाता है 1, तो 1 ये वाला। अब टोटल कार्य हो जाएगा W1 प्लस W2, W1 कितना माइनस पी, W2 कितना ये वाला, तो ये वाला कितना हो जाएगा माइनस पी का अंदर मल्टीपल कर दो, तो पी माइनस पी कॉस थीटा, तो पी से पी गया तो आंसर आ गया पी कॉस थीटा, कितना माइनस का, ये होता है टोटल वर्क डन, यानी टोटल पोटेंशियल एनर्जी जो आती है होती है माइनस पी कॉस थीटा। क्लियरली समझ में आ गया, कितनी होती है माइनस पी कॉस थीटा होती है टोटल पोटेंशियल एनर्जी। और इसको एक और तरीके से डायरेक्टली सीधा समझ सकते हो आप, जो वर्क डन होगा वो क्योंकि कंजर्वेटिव की वजह से ही होगा, कंजर्वेटिव फील्ड की वजह से हो जाता है वर्क डन, तो यहाँ पर इसको डायरेक्टली भी आप समझ सकते हो माइनस पी कॉस थीटा, इसको लिख देना बुक में और अच्छे से समझ लेना कि ये दोनों वर्क डन का ऐड आया है। इसको डायरेक्टली समझना है तो देख लीजिए, यहाँ पर मैं बता देता हूँ, ये जो होता है ना टॉ डी थीटा, अगर इसका माइनस टाइम कर दोगे ना तो आंसर वही आ जाएगा, जो वर्क डन होता है वो कितना होता है, उसका माइनस टाइम कर दोगे यही आंसर आएगा जो भी आया है पी कॉस थीटा। चलिए अब इसको विशेष स्थितियां,
इससे पहले ये वर्ड आते हैं ना, स्थायी संतुलन, अस्थायी संतुलन, इनको बारे में थोड़ा समझते हैं। ये काफ़ी बच्चों को क्लियर ही नहीं होता, ऐसे ही फेंकते रहते हैं, तो उनको थोड़ा सही करवा देते हैं। अस्थायी स्थायी क्या होता है, याद कीजिए 11th क्लास। स्थायी, सबसे पहले स्थायी की बात करते हैं। एक कटोरे के अंदर ऐसे बॉल रखी हुई है, आपने बॉल यहाँ पे थी, आपने बॉल को ऐसे किया तो बॉल क्या होगी, थोड़ा ऊपर जाएगी, जाएगी वापस यहीं आ जाएगी। बॉल को इधर कर दिया आपने, जाके यहीं आ जाएगी, यानी यह इसका स्थायी है, यहाँ पे ये रहना चाहेगी, चाहे आप कैसे भी करो, ये अपने आप यहाँ पर अपनी स्थिति को ग्रहण कर लेगी। इसको बोलते हैं स्थायी संतुलन, है ना। लेकिन इसी बॉल को ऐसे रख दो आप, थोड़ा सा घुमा दो, वापस शायद ही आए, गट 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 इधर चली गई, गट 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 ये वाली इधर चली गई। इसको बोलते हैं अस्थायी। थोड़ा सा आप कर दो, बाद में अपने आप ये खुद ही कहेगी भाई अब नहीं आ रही मैं, ये क्या कहेगी, नहीं आप थोड़ा ऊपर करो, मैं तो अपनी जगह वापस आऊँगी। तीसरा होता है उदासीन। कौन सा होता है, उदासीन। उदासीन में भाई साहब आपने क्या किया, यहाँ पे है, ठीक है, थोड़ी देर में आपने किया यहाँ पर, थोड़ी देर में आपने रख दिया यहाँ पर, भाई साहब जहाँ आपने रखा वहीं रह गई, कहीं नहीं जा रही है, ये क्या होती है, उदासीन होती है। तीनों कंडीशन, स्थायी, अस्थायी और उदासीन, ये चीज़ आप अपनी कॉपी में बना के समझ लेना। दूसरा, दुनिया का हर सिस्टम, ऐसे ही लिखना आपने कॉपी में, अपनी स्थितिज ऊर्जा को न्यूनतम करना चाहता है, न्यूनतम करना चाहता है, यानी न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा, न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा अधिकतम स्थायी। हर चीज स्थायी रहना चाहेगी, हर चीज क्या करेगी, अधिकतम स्थायित्व। न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा है तो स्थायित्व अधिकतम होगा। किसी बॉल को ऊपर फेंका है आपने भाई साहब, यहाँ से लेकर यहाँ फेंक दिया है बॉल को, जमीन पे स्थितिज ऊर्जा 0, ऊपर चली गई mgh, थोड़ी देर में बॉल अपने आप वापस आएगी। फेंको उसको, थोड़ी देर में देखो 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 अपने आप वापस आ जाएगी, नीचे आ रही वापस, mgh कम हो रहा, वापस जमीन पे आ रही, 0 आ रही, ठीक है। पानी ऊपर से नीचे की तरफ बहता है, क्योंकि ऊपर है mgh, नीचे आ जाता, पोटेंशियल एनर्जी कम होती है। स्प्रिंग को दबा दो, खींच दो, kx² हो जाती है, स्प्रिंग वापस जाना चाहती है ताकि x को 0 कर सके, मिनिमम कर सके, ताकि स्थितिज ऊर्जा मिनिमम हो सके। सरल लोलक है, आपने इस तरह से लोलक है, ये पड़ा है, आपने इसको ऐसे घुमा दिया, अब ये कुछ जमीन से कुछ हाइट पे चला गया, इसकी स्थितिज ऊर्जा हो गई, ये लोलक वापस घूमते इधर जाते, इधर जाके यहीं आकर रुक जाएगा। हमेशा दुनिया का कोई भी सिस्टम अपनी स्थितिज ऊर्जा को न्यूनतम करना चाहता है, ये कॉन्सेप्ट है। तो अब हम देखते हैं कि न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा, अधिकतम स्थायित्व यानी वो स्थायी अवस्था, अधिकतम स्थितिज ऊर्जा यानी अस्थायी संतुलन। तो स्थायी अवस्था और अस्थायी अवस्था कैसे होता है देखिए, है ना। तो स्थायी, अस्थायी और उदासीन, इन तीनों को समझ लिया कि स्थायी अवस्था क्या होती है, अस्थायी क्या होती है और उदासीन क्या होती है। अब देखिए इसमें स्थितिज ऊर्जा की कुछ विशेष स्थितियां हैं। पहली, यदि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत क्षेत्र से 0 डिग्री के कोण पर हो तो स्थितिज ऊर्जा देखिए, Pe cos थीटा माइनस Pe cos थीटा, cos 0 होता है 1, cos 0 होता है 1, तो आंसर आ जाएगा -Pe। अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई भी वस्तु क्या बनना चाहेगी, -3, 0 या +3, सबसे कम कौन है, तो कई बार लोगों में कन्फ्यूजन रहता है, लोग 0 वाले को कम मानते हैं, अरे जो माइनस में उससे ही कम है ना भाई, माइनस वाला तो 0 से भी कम है, तो न्यूनतम कौन है, माइनस वाला, यानी यहाँ पर भी साइन आ रहा माइनस का। इसका मतलब क्या हुआ कि ये न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा है, क्या है, न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा है, यानी स्थायित्व क्या है, अधिकतम है, और अस्थायी संतुलन है,
स्थायी संतुलन है, स्थायी है, वही वाला कटोरे में वापस आ जाएगी। ठीक है। सेकंड, यदि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत क्षेत्र के लंबवत हो तब स्थितिज ऊर्जा, यदि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत क्षेत्र के क्या हो, लंबवत हो, तब स्थितिज ऊर्जा देखिए लंबवत हो तो थीटा 90 हो जाएगा और cos 90 0 हो जाता है, तो स्थितिज ऊर्जा 0 हो जाती है। चलिए साहब। थर्ड, जब थीटा 180 डिग्री हो, थीटा 180 डिग्री हो तो यू कितना हो जाएगा, यू हो जाएगा माइनस पीई कॉस 180 डिग्री, और कॉस 180 खुद -1 होता है, तो यहाँ पर एक माइनस और इसकी वजह से एक माइनस यहाँ आएगा तो प्लस बना देगा, यानी ये तो अधिकतम होगी, यानी क्या बनी माइनस पीई 0 और पीई, तो ये तो अधिकतम होगी, तो ये अधिकतम है तो क्या हो जाएगा, स्थायी संतुलन की स्थिति, ये स वाला अस्थायी संतुलन की स्थिति कहलाती है क्योंकि स्थितिज ऊर्जा अधिकतम है। ए स्थायी संतुलन कहलाती है क्योंकि स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम है। स्थिति अ तो यहाँ पे लिख देना, ये स्थिति अ, ये ब। चलिए क्लियर हुआ। अब इसको थोड़ा और मैं आपको क्लियर करवा देता हूँ। देखिए कैसे स्थायी अस्थायी सर द्विध्रुव में कैसे समझेंगे, तो समझिए अभी सारी चीजें समझा देते हैं। 0 थीटा 0 है, यानी P तथा E में कोण, ये ध्यान रखना, P यानी द्विध्रुव आघूर्ण, यानी ये माइनस और ये प्लस है, तो E भी इधर है और द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव की दिशा किधर होती है, द्विध्रुव आघूर्ण की वो भी इधर ही होती है, माइनस से प्लस की ओर होती है, यानी देख देना P की दिशा, ऐसे तो बता चुका हूँ फिर भी कॉपी में, माइनस से प्लस की ओर, यानी ये दोनों एक ही दिशा में हैं तो थीटा 0 होता है, समांतर है तो थीटा 0। तो देखो थोड़ा सा विस्थापित करो इसको, मान लेते कि आप ऊपर लेके गए इसको, तो अब ये ऐसे हो गया, ये Q और ये माइनस Q, समझिए कैसे हो गया, इस तरह से। अब देखो प्लस Q पर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में और माइनस Q पर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, ये वाला है, तो ये इधर लगेगा, मान लो ये पेन है ऐसे था, इसको थोड़ा ऐसे किया, अब इधर लगेगा तो मतलब ये इसको इधर लाएगा, ये चाहेगा कि वापस इधर आ जाए। अब इमेजिन करिए ऐसे है कोई चीज़ और इसको ऐसे खींच रहे हैं, देखो ये मेरा हाथ कैसे गया, ऐसे वापस ये ऐसे हो जाएगा, यानी वही गोले वाली कंडीशन कि आप इसको इधर लेके गए, इधर लेके गए, लेकिन ये घूम फिर के वापस ऐसे होके यहीं आ गया। चलिए साहब, तो ये क्या है, स्थायी संतुलन है। स्थायी मतलब जहाँ है वहीं रहना चाह रहा है, ये आप थोड़ा सा ऐसे करोगे कि अपने आप ऐसे हो जाएगा। दूसरा अस्थायी देखते हैं। अब अस्थायी के लिए क्या होगा, अस्थायी के लिए थीटा 180 करना है। थीटा 180 का मतलब ये प्लस Q और ये माइनस Q, थीटा 180 के लिए ये प्लस Q ये माइनस Q, दिशा होती है माइनस से प्लस की, और P की दिशा ये है और E की दिशा ये वाली है। अब P और V में एंगल हो गया ये। अब इसको देखिए थोड़ा सा विस्थापित किया आपने ऐसे, ये माइनस और ये प्लस, अब प्लस की वजह से विद्युत ऐसे और इसकी वजह से ऐसे, तो ये तो खुद ही ऐसे है, आपने इसको ऐसे विस्थापित किया और ये अपने आप ऐसे ही जा रहा है। फिर सोचो ये वाला तीर आपने इसको थोड़ा सा ऊपर किया, ये तो वैसे ही खुद ही ऐसे ही जा रहा है, यानी ये बॉल थी, आपने थोड़ा सा विस्थापित किया, अपने आप चली गई। तो इस तरह से स्थायी और अस्थायी संतुलन समझा जाता है। तो आई होप आपको ये स्थितिज ऊर्जा का जो कॉन्सेप्ट है, वर्क डन का कॉन्सेप्ट है, ये जो पिछले 3 लेक्चर है इनका अच्छे से समझ आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है इनको कराने की, समझाने की। तो ये आपका चैप्टर ख़त्म हो गया है। जाते जाते मैं एक अच्छा सा सवाल आपको करवा के जाता हूँ ताकि आप भी जो है उसको अच्छे से कर पाएँ, ऐसा कोई सवाल आए तो। वो है आपका समविभव पृष्ठ से रिलेटेड। दे रखा है यदि E की दिशा -1/2 I कैप प्लस 3/2 J कैप
ये देखो यूनिट वेक्टर है, परिमाण 1 है, की दिशा में है। ये क्या है? इकाई सदिश है, की दिशा में है, तथा चित्रानुसार कुछ समविभव पृष्ठ दे रखे हैं। किस तरह से? एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ई दे रखा है ऐसे, दिशा कौन सी है? ये वाली है दिशा। ये -1/2 और 3/2 यानी इधर होगा, माइनस है, आई कैप है यानी दिशा इधर ही होगी। और देखिए -1/2 यानी ये क्या है? एक्स के साथ जो है cos थीटा होता है, यानी अगर मैं ये एंगल बनाऊं बच्चों, ये थीटा, तो ध्यान दीजिए ये होगा e cos थीटा और ये बनेगा इसका परपेंडिकुलर e sin थीटा। अब e cos थीटा जो है बच्चों, उसकी अगर डायरेक्शन में ये है 1/2 वाला सेम है, तो थीटा कितना हो जाएगा? cos थीटा 1/2 अगर है, थीटा 60 डिग्री हो जाएगा। ध्यान दीजिए, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा, ये एंगल 60 डिग्री। फिर क्या दे रखा है? एक समविभव पृष्ठ दे रखा है ऐसे, 10 वोल्ट का, फिर ये 20 वोल्ट का, फिर ये 30 वोल्ट, ये दे रखा। क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझो, बहुत शानदार सा सवाल है, अगर आप कर लोगे तो। ये वाली दूरी दे रखी है 1 मीटर, ये वाली दूरी भी 1 मीटर, ये वाली जो मैंने थोड़ी डार्क की। आपसे पूछा है, क्या पूछा है? ई का मान बताओ। अब आप कहोगे सर इसको कैसे करते? ध्यान दीजिए, मैंने बताया था विद्युत क्षेत्र तथा समविभव पृष्ठ एक दूसरे के लंबवत होते हैं, ये तो पता है, ठीक है। ये एंगल 60 है, तो ये 60 उस कॉन्सेप्ट का यूज भी नहीं आएगा, लेकिन फिर भी ध्यान दे दीजिए थोड़ा बहुत। ये 60 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। अब इस ट्रायंगल की बात करूँ मैं बच्चों, तो ये 1 मीटर है, ये एंगल 60 है। देखिए कैसे है ये वाला ट्रायंगल, ये लंबवत होंगे कि नहीं होंगे? ये लंब होगा कि नहीं होगा? ये कॉन्सेप्ट यहाँ काम आएगा कि ये विद्युत क्षेत्र है, ये वाला, ये वाला, और ये इसके लंबवत है। यानी देखिए ट्रायंगल को मैं इधर यहाँ बना रहा हूँ, इसी ट्रायंगल को ऐसे का ऐसे बना रहा हूँ। ये कर्ण होगा, ये लंब होगा और ये आधार होगा। ये कोण है 60 का। तो अगर मैं लिखना चाहूँ cos 60, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ cos थीटा, तो होता है आधार बट्टा कर्ण, लाल बट्टा का कर्ण, ठीक है, आधार बट्टा कर्ण। आधार कितना है? ये वाला निकालना है मुझे, एक। कर्ण कितना है? दे रखा है, कितना? 1। कॉस कितना है? ये कितना है? cos 60 कितना है? 1/2। तो आधार कितना हो जाएगा? आधार हो जाएगा 1/2। यहाँ से इधर मल्टीपल हो गई, तो ये वाली कितनी आएगी डिस्टेंस? 1/2। अब आपको पता है कि E इंटू डी बराबर भी, प्रीवियस लेक्चर में 2 या 3 बार आपको लिखवाया, मिल जाएगा। वैसे तो होता है E डॉट डी आर इक्वस टू वी, लेकिन अगर डी आर को डी लिख दें तो ई डी इक्वस टू वी, यानी डी आ गया मेरे पास। वी यहाँ पर बेसिकली डेल्टा वी होता है, ये विभवांतर, विभव कभी होता ही नहीं ना, विभवांतर ही होता है, तो ये वाला विभवांतर है। अब E
गुणा डी कितना है 1/2 बराबर कितना है वी, वी कितना है ये 10, ये 20, ये 30, तो बीच का विभवांतर है 10, तो ई हो जाएगा 20। चलो मैग्नीट्यूड तो 20 आ गया, लेकिन इसने पूछा है वेक्टर। वेक्टर क्या होता है? वेक्टर होता है हमेशा, अब यहाँ से मैं रब कर रहा हूँ नेक्स्ट वाले को, सदिश जो होता है वो क्या होता है? परिमाण इंटू दिशा। तो परिमाण तो हो गया 20, दिशा वही है, दिशा वही है ना, इसी दिशा में तो है, -1/2 i प्लस √3/2 j। इसका मल्टीपल कर दोगे तो हो जाएगा 10i माइनस का प्लस का √3 इंटू 10j, ये आएगा। आई होप आपको चीज़ समझ में आई होगी। बहुत ही अच्छा सा सवाल था। विद्युत क्षेत्र और ये दोनों लंबवत होते हैं, वहाँ से एक लंब बनाया, ये दूरी 1 थी, इस वाली ये वाली हमने ये निकाल दी, फिर E इंटू डी से V अपने को पता है, समविभव पृष्ठ दे रखी, वहाँ से E निकाल दिया, परिमाण तो ये आ गया और सदिश रूप में ऐसे कर लिया। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट चैप्टर आपका धारिता शुरू हो जाएगा, तो इस लेक्चर के जो भी पार्ट है उनको बहुत अच्छे से देखें, और हर एक पार्ट को जब भी समझ पाओगे जब पिछले पार्ट को बहुत अच्छे से देखोगे, और कोई भी डाउट है मुझसे आप बेझिझक पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।